नमस्कार, मैं क्लैरिस। कुछ किस्से कुछ कहानियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मजेदार कहानी और हमारा मजाक बन गया। चलिए आज की कहानी के लिए चलते हैं तमिलनाडु के तंजौर शहर में। 1994 में पापा ने इस शहर के इरोद नगर के एक हॉस्टल में मुझे पढ़ने के लिए एडमिशन दिलवाया। एडमिशन करवाते वक्त उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरा एडमिशन तमिलनाडु की स्टेट सिलेबस में हो गया था। वो मेरा एडमिशन ICSE स्कूल में करवाना चाहते थे, लेकिन एडमिशन हो गया स्टेट सिलेबस में। एडमिशन करवाने के बाद वो वापस मध्य प्रदेश में हमारे घर लौट आए। करीब 1 महीने तक वहाँ पढ़ाई करने के बाद एक दिन दोस्तों के साथ बात करते हुए पता चला कि मैं उन सब के साथ स्टेट सिलेबस पढ़ रही थी। पापा को फोन करके इस बात की जानकारी दी तो माँ और पापा दोनों तुरंत ही मुझे वापस घर ले जाने के लिए इरोद आ गए। स्कूल छोड़ने से पहले हमें जानकारी मिली कि तंजावुर जिले में विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वरा मंदिर है, जो अनेकों खूबियों के लिए प्रसिद्ध है। और उन खूबियों में से एक खूबी यह भी है कि उस मंदिर की परछाई कहीं भी नहीं पड़ती। मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि तमिलनाडु छोड़ने से पहले हम उस ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध मंदिर को देखने जाएंगे। हम तीनों लोकल बस में बैठे और पहुंच गए तंजावुर। विशालकाय मंदिर को देखने में ही दोपहर हो गई और फिर हमें लगी जोरों की भूख। तमिलनाडु में जो तमिल भाषा बोली जाती है वो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। न तमिल बोलना आती थी न समझना, बस ये भाषा का ना आना ही हमारे लिए मुसीबत बन गया। अब भूख को तो किसी भाषा का ज्ञान नहीं। इधर उधर देखा तो बड़े बड़े खूबसूरत होटल दिखाई दिए और हम पहुंच गए एक शानदार से होटल में। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, साउथ इंडियन खाने की खुशबू से भूख और भी तीव्रता से बढ़ने लगी। पहले तो होटल के अंदर का सारा नजारा देखा और पाया कि वहाँ सब ही तमिल भाषी थे और बड़े ही सुकून के साथ भोजन का आनंद उठा रहे थे। हमें देखते ही उस होटल का स्टाफ समझ गया कि हम कहीं बाहर से थे, इसलिए एक वेटर भैया हमारे नजदीक आए और बड़े ही सम्मान के साथ उन्होंने हमारी सहायता करने के इरादे से मुस्कुराते हुए तमिल में कुछ कहा और वापस चले गए। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ भी न समझ पाने के दर्द में खुद पर ही हंस पड़े। हम होटल के एंट्रेंस पर खड़े होकर सोच में पड़ गए कि अब आगे करना क्या था। हम एंट्रेंस पर खड़े रहे और होटल का स्टाफ हमें इस तरह से निहारता रहा जैसे हमारी तरफ से उन्हें कुछ अगले एक्शन का इंतजार हो। ना हम अंदर जा रहे थे, ना वो हमें कुछ बता पा रहे थे। सारा का सारा माजरा भाषा नहीं आने की वजह से बड़ा ही हास्यास्पद हो चला था। खैर, होटल का स्टाफ समझ पा रहा था कि हमको उनकी भाषा नहीं आती, इसलिए उन्होंने इशारों में बातें करके हमको हर बात समझाने का प्रयास करना शुरू कर दिया और इस वजह से हमारा लंच एक यादगार लंच बन गया। वेटर भैया ने एक टेबल की ओर इशारा करते हुए हम तीनों को वहां बैठ जाने के लिए कहा। हम बैठ गए। उन्होंने टेबल पर हमारे सामने केले के बड़े बड़े पत्ते रख दिए और उनमें 2-2 घूंट के बराबर पानी डाल दिया। हम तीनों असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे कि अब इस पानी का हमें करना क्या था। क्या हमें खाने की जगह ये पानी ही मिलने वाला था? बेचारे वेटर भैया पत्ते पर पानी डालकर चलते बने और हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देखकर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे थे कि आखिर अब करना क्या था। जब हमें कुछ भी समझ नहीं आया तो हम चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद एक और वेटर भैया चावल से भरी बाल्टी लिए हमारी टेबल के पास खड़े होकर हमें देखने लगे। उनका हमें देखना बताता था कि वो किसी बात के इंतजार में हमें देख रहे थे, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहते क्या थे। जब हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वेटर भैया को समझ आ गया कि हमें नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी के सामने रखे केले के पत्ते पर जो पानी डला हुआ था उससे उस पत्ते को साफ करना शुरू कर दिया। तब मुझे और मेरी मम्मी को समझ में आया कि वो पानी जो पत्ते पर डालकर छोड़ा गया था उससे केले के पत्तों को साफ करना था। पत्ते पहले से ही साफ सुथरे चमक रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से साफ करने के लिए पानी डालकर दिया गया था। इस बात को समझते साथ ही मैंने और मेरी मम्मी ने
अपने सामने रखे केले के पत्तों को फटाफट साफ कर लिया। इतना काफी था वहाँ मौजूद लोगों के ध्यान का हमारी ओर खिंच जाने के लिए। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों को समझ में आ गया था कि हम तीनों को केले के पत्ते पर खाना खाना नहीं आता था। फिर क्या था, सब अपना खाना खाते खाते हमें टकटकी लगाए देखते रहे और हमारा मजाक बनता चला गया। केले के पत्ते को पानी से साफ करना तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। चावल लेकर आए वेटर भैया ने पापा के सामने रखे पत्ते के बीचों बीच टीले के समान इतना सारा चावल परोस दिया जितना हम तीनों के लिए पर्याप्त था। पापा ने इशारे से हाफ प्लेट बोला तो वेटर भैया ने भी इशारा करते हुए बताया कि वो हाफ प्लेट चावल ही थे। मैंने इशारा करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की कि मुझे हाफ का भी हाफ प्लेट चावल परोसे। उन्होंने इशारा करके ठीक है कहा और यह सारा नजारा आसपास बैठे लंच कर रहे लोग देखकर दबे होंठों से हंसे जा रहे थे। जब तीनों पत्तों पर टीला नुमा चावल परोस दिया गया तब एक दूसरे वेटर भैया एक बाल्टी में रसम लेकर हमारे सामने खड़े हो गए। अब हम फिर तीनों के तीनों उस वेटर भैया को देखते रहे और वो भी कुछ समय तक हमें देखते रहे। फिर से हम तीनों को लगा कि वो किसी बात के इंतजार में है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो हमसे किस बात की उम्मीद लगाकर हमारी ओर देख रहे थे। इशारे में कुछ बताने की उनकी कोशिश भी कोई खास काम ना आई। आखिरकार उन्होंने रसम की बाल्टी को एक तरफ रख पापा के पत्ते पर जो टीला नुमा चावल परोसा गया था उसमें अपने हाथ की चारों उंगलियां डालकर एक कुआं जैसा गड्ढा बना दिया और फिर उसमें रसम डाल दिया। उनकी देखा देखी मैंने और मम्मी ने भी इसी तरह का कुआं अपने अपने चावलों में बना लिया जिसमें वेटर भैया ने रसम डाल दिया। इन दो चीजों के अलावा और भी कई सारी चीजें उन्होंने उस केले के पत्ते पर परोस दी जो कि दिखने में बड़ी स्वादिष्ट थी और खुशबू भी उनकी बहुत ही लाजवाब थी। जब सारी चीजें परोसी जा चुकी थी तब हमने सोचा अब खाना खाना शुरू किया जाए। क्योंकि हम उत्तर भारत के रहने वाले दाल चावल को एक साइड से उंगलियों के सहारे खाने के आदी हैं, तो उसी तरीके से हमने केले के पत्ते पर भी खाना खाना शुरू किया। सबसे ज्यादा भूख मुझे ही लगी थी, इसलिए मैंने इंतजार नहीं किया और चावल के टीले को एक साइड से खोल दिया। फिर क्या था, रसम ऐसे बाहर भागा जैसे गंगा जमुना बाढ़ में बह रही हो। इतना होते ही जो आसपास के लोग हमें देख रहे थे उनकी दबी दबी हंसी जोर के ठहाकों में बदल गई। उनकी हंसी सुनकर वो जिनका ध्यान हम पर अब तक नहीं था उनका भी ध्यान हम पर आ गया और सब हमारी अच्छी खासी खिल्ली उड़ाने लगे। हमें किसी बात का बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि इन सारी बातों को हम भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और हम भी उनके ठहाकों में शामिल होकर हंस हंस कर अपना खाना खाते रहे। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी निरीक्षण कर रहे थे कि आखिर वो लोग इसी तरह से परोसे गए खाने को खाते कैसे हैं। निरीक्षण करने पर हमने पाया कि वो एक साइड से खाना न खाकर जहाँ रसम परोसा जाता है वहीं चावल के बीचों बीच से खाना खाते हैं। इतनी हंसी मजाक और ठहाकों के बीच हमारे खाने का स्वाद दोगुना हो चला था और हमने दक्षिण भारत का खाना दक्षिण भारतीय तरीके से खाना सीखा। खाना खाते खाते दूसरी बार किसी चीज को मांगने में 100 बार सोचना पड़ रहा था कि आखिर उन्हें समझाएंगे कैसे कि हमें क्या चाहिए। फिर भी जैसे तैसे एक दूसरे के खाने की ओर इशारा कर करके अपनी जरूरत बताकर हमने भरपेट खाना खाया और उसके बाद बिल चुकाने के वक्त भी एक अच्छा खासा ड्रामा एंजॉय किया। बिल पेमेंट करने के बाद अपनी मध्य प्रदेश वापसी का सफर शुरू किया। आज इस घटना को 29 साल बीत जाने के बाद भी याद करती हूँ तो सारा नजारा आंखों के सामने ताजा हो जाता है और मन खिलखिला उठता है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।